इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक मॉडल्स और उसी के साथ दो स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो हमें एटम के हवाले से जो एटम के अंदर ग्रेजुअली जो तब्दीलियां आई है हम इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एटम के बारे में जो सबसे पहले जो तस्वीर पेश किया गया है जिसका नाम है जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन वाज अ साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट था। तो इसने 1803 में कहा कि एटम असल में एक सॉलिड पार्टिकल है। तो उसने कहा कि इट इज़ अ सॉलिड पार्टिकल एंड इट इज़ अ इनडिविजिबल पार्टिकल। का ये एक ऐसा ज़र्रा है जो नाकाबिल तकसीम वाला ज़र्रा है। उसने कहा कि इट इज़ नॉट अ डिविजिबल पार्टिकल, लेकिन ये कोई डिविजिबल पार्टिकल नहीं है। जब ये कहा तो फिर साइंटिस्ट ने भी इस पर यकीन की और लेकिन लेटर ऑन हमें पता है कि हमने सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट किया और करते करते 1800 यानी उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। तो इसी तरह से सीरीज ऑफ जब एक्सपेरिमेंट शुरू होने लगे तो पता चला कि एटम इज़ नॉट अ इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम नाकाबिल तकसीम वाला ज़र्रा नहीं है, बल्कि एटम क्या है, इट इज़ अ डिविजिबल पार्टिकल। ये एक तकसीम वाला ज़र्रा है। तो इसी तरह से इसका नज़रिया जो हो गया ना बाद में गलत साबित हो गया, लेकिन सबसे पहला मॉडल क्या था इस तरह का है। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन, ही वॉज अ साइंटिस्ट। तो जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल पेश किया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो जे थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है जिसने पूरा एटम को घेर लिया है और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके ऊपर इम्बेडेड होते हैं। तो ये मॉडल उसने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और इस मॉडल को जे थॉमसन ने 1897 में इसने प्रेजेंट किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1910 और 11 के दरमियान रदरफोर्ड वाज अ साइंटिस्ट। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस डिस्कवर किया और न्यूक्लियस का जो पोजीशन है वाज़ह तौर पर उसने डिफाइन किया एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से और करके उसने एक और मॉडल पेश किया। देखिए आप, ये मॉडल जे थॉमसन के मॉडल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस सेंस में है, आप देखें इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है और इसी के अंदर प्रोटॉन्स है, जबकि यहाँ आप देखें इसमें कोई प्रोटॉन का कंसेप्ट जो है ना, जो प्रोटॉन है ये भी क्या है, बिखरे हुए पूरा एटम पर क्या है, मुश्तमिल है। तो ये मॉडल आया। फिर इस मॉडल के अंदर मॉडर्न जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की तो इसके अंदर भी काफ़ी ड्रॉबैक्स आने लगे। तो उसके बाद जो नील बोहर जिसने 1913 में एक और मॉडल पेश किया और इसका मकसद ये था कि रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स आए थे उसको रिमूव करने के लिए। तो ये जो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है इसके अंदर देखें आप, वाज़ह तौर पर एटम के शेल के हवाले से कंसेप्ट है, लेकिन रदरफोर्ड के एटम में शेल के हवाले से कोई कंसेप्ट नहीं है। तो फिर बोहर ने भी एक मॉडल पेश किया और यहाँ शेल का भी कंसेप्ट है और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेशन स्टेट में जाते हैं और डी एक्साइटेशन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लेते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, E2 माइनस क्या है, E1 कहते हैं। तो इसी तरह से इसके 4 पोस्टुलेट्स है और जिसके ज़रिए से रदरफोर्ड के जो भी ड्रॉबैक्स थे इसने इस मॉडल के ज़रिए से इसको रिमूव कर दिया। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन इसके बाद इस तरह हुआ कि जब बोहर ने अपना मॉडल पेश किया तो इसके मॉडल के ऊपर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हेजनबर्ग था। आपके सामने देखें, ये लिखा है कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हेजनबर्ग का गैर यकीनी उसूल। तो जब हेजनबर्ग ने बोहर के एटॉमिक मॉडल को देखा तो फिर उसने इसके ऊपर एक स्पेशल खास एक पॉइंट उसने उठाया। हेजनबर्ग ने कहा कि बैक वक्त, देखिए मैंने यहाँ पर एक आंक दिखाया हूँ
ये साइमल्टेनियस शो करता है। तो हेजनबर्ग ने क्या किया, बोहर के जो एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्या किया, ड्रॉबैक निकाला। उसने कहा कि बैक वक्त देखे एक ही टाइम में, यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते। जैसे कि हेजनबर्ग कहता है, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसका जो पोजीशन है उसको बैक वक्त हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक आंख दिखाया गया है, अब देखिए ये साइमल्टेनियसली हम यहाँ से पोजीशन हम मालूम करके यहाँ वेलोसिटी मालूम करके, उसने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा, जीरो होगा। जाहिर सी बात है वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को हरकत में होना लाजमी है, मोशन में होना लाजमी है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो उसने जब ये इल्ज़ाम किस पे लगाया, बोहर पे लगाया। तो फिर बहुत सारे मसले पेश आ गए। तो फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की, लेकिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम है श्रोडिंगर कहा जाता है, इसका नाम श्रोडिंगर नहीं पढ़ते, श्रोडिंगर यानी जो GUGER को हम UR पढ़ेंगे, श्रोडिंगर स्टेटमेंट। तो फिर मतलब जब हेजनबर्ग ने बोहर के एटॉमिक मॉडल पे जब उसने इल्ज़ाम लगाया, तो ऐसे में श्रोडिंगर ने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा नहीं है। तो उसने एक स्टेटमेंट पेश किया। वो कहता है कि पोजीशन ऑफ वेलोसिटी और पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और इसकी जो वेलोसिटी है, हम इसको एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्टली का मतलब है कि 100% इस जगह में है, इस तरह हम यानी मालूम नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस तरह मालूम कर सकते हैं, हम इसके बारे में यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि although the position and velocity of electron cannot be found exactly, हम exactly तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या the probability of finding an electron can be ascertained, इसका मतलब है पता लगा सकते हैं। यानी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी प्रोबेबिलिटी लगा के सकते हैं, हम ये यकीन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह होगा। अच्छा, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में गेस किस तरह लगाएंगे। तो श्रोडिंगर कहता है द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज एट द डिस्टेंस ऑफ क्या है 0.0529 नैनोमीटर। अगर हम न्यूक्लियस में खड़ा हो जाए, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस, खड़े होने के बाद अगर हम क्या करें, इस न्यूक्लियस से तकरीबन 0.0529 नैनोमीटर के फासले में जब हम ढूंढ लेंगे, सर्च करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिलने का चांस तकरीबन क्या है 95% इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन इस जगह में भी हो सकता है, लेकिन इतना डिस्टेंस में देखना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस जगह में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस जगह में भी हो सकता है, यानी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए 0.029 नैनोमीटर। तो जब इसने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये स्टेटमेंट तकरीबन बोहर के एटॉमिक मॉडल के रेडियस के साथ मुशाबिहत रखती थी। और इसी तरह से जो हेजनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल पेश किया था, तो इसको भी इस स्टेटमेंट ने क्या किया, कवर अप किया। तो इसी तरह से हम जो है ना, आज जो हम एटम के बारे में जो हम सोचते हैं, जो मॉडल है हमारे पास, जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं, ये मॉडल बोहर वाला नहीं होता, बल्कि हम श्रोडिंगर का मॉडल है। और इस मॉडल को 1926 में श्रोडिंगर ने पेश की थी
और इसके मॉडल के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, 3 डायमेंशन यानी सिंगल प्लेन में मूव नहीं करता है, बल्कि वो 3 डायमेंशनली मूव करता है। तो फिर बाद में ये जो श्रोडिंगर के जो इसने एक वेव इक्वेशन बनाई और इसी के बेस पर क्या हुआ, क्वांटम नंबर बन गया, यानी क्वांटम नंबर वजूद में आया। और फिर हम क्वांटम नंबर के ज़रिए से हम एक इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट एड्रेस हम इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर 4 है हमारे पास, और इन क्वांटम नंबर के ज़रिए से हम इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉन की इवन उसके स्पिन तक हम इसका एड्रेस यानी उसका पता हम मालूम कर सकते हैं।